हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो ये एपिलेप्सी का ये सेकंड सोडियम चैनल ब्लॉकर जो एपिलेप्सी में जो यूज़ होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, वो उस टॉपिक का सेकंड पार्ट है ये। इसके प्रीवियस पार्ट में पढ़े थे फेनिटोइन के बारे में। फेनिटोइन एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है जो हमारा मतलब मोस्ट कॉमनली यूज सोडियम चैनल ब्लॉकर इन एपिलेप्सी, और ये यूज़ होता है मेनली पार्शियल सीजर में। हम देखे थे क्या, जनरलाइज सीजर होता है एक और एक पार्शियल सीजर होता है। सोडियम चैनल पार्शियल सीजर में क्या होता है, सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ होता है, और जनरलाइज्ड में कैल्शियम प्लस सोडियम चैनल ब्लॉकर दोनों का ही ब्लॉकर यूज़ करते हैं जनरलाइज्ड में। अब देखो, जो फेनिटोइन है वो तो पढ़ लिया। अभी और भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, मेनली उसमें से कार्बामाजिपिन, लैमोट्रिजिन और टोपिरामेट, ये तीन के बारे में डिस्कस करना है, डिटेल्स में जानना है। इनमें से देखो, जब फेनिटोइन पढ़ रहे थे ना, तब फेनिटोइन को बोले नहीं थे कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब बेस्ट ड्रग उस डिजीज़ का। देखो यहाँ पे कार्बामाजिपिन है ना, इसको बोला जाता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्शियल सीजर। देखो, कार्बामाजिपिन को पार्शियल सीजर में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ किया जाता है। और कहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है ये, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी, जो कि एक सीवियर पेनफुल कंडीशन होता है, न्यूरोलॉजिक कंडीशन, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व में कुछ इन्फ्लामेशन, मतलब वहाँ पे पैथोलॉजी के वजह से जो एक पेन होता है वो होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। वहाँ पे एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं। कौन सा, कार्बामाजिपिन। फेनिटोइन भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कार्बामाजिपिन ड्रग ऑफ चॉइस है। अच्छा, और अभी कार्बामाजिपिन क्या है एक्चुअली, देखो मेनली तो एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, इसका कोई दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। जैसे वेलप्रोएट का था, सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं था, मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था उसका। इसका मेनली सिंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो कि है सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब देखो, कार्बामाजिपिन में एक साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी। कौन सा है पता है, SJS, मतलब स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है, मतलब साइड इफेक्ट है, ये कार्बामाजिपिन में मिलता है जनरली। इसका एक रिस्क रहता ही है। उसके साथ क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया। अब देखो, इसको सर्कमवेंट करने के लिए ऑक्स कार्बाजिपिन और एस्ली कार्बाजिपिन मतलब बनाया गया, लेकिन इसमें हाइपर सेंसिटिविटी तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम था, हाइपर सेंसिटिविटी वाला पार्ट ये तो डिक्रीज़ हो गया, लेकिन इसके वजह से ये ड्रग की वजह से हाइपोनेट्रीमिया का चांसेस ज़्यादा बढ़ गया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब ब्लड में जो डिक्रीज सोडियम आयन कंसंट्रेशन, ओके, जो कि एक वाटर मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है ना। ये सोडियम के मेटाबॉलिज्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका। सोडियम का मतलब हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपरनेट्रीमिया, ये जो टर्म जो है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा या फिर कम, वो वाटर मेटाबॉलिज्म के साथ है। ओके, वो बाद में जानेंगे जब हम वाटर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, इसका टॉपिक नहीं है। तो हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये ड्रग इन्वेंट करने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कार्बामाजिपिन यूज़ किया जाता है, जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्शियल सीजर और ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। इसके अलावा GTCS में क्या, एज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर कार्बामाजिपिन यूज़ किया जाता है। एक्यूट मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है। अब देखो, जनरलाइज्ड जो सीजर है वहाँ पे GTCS के साथ, एक तो GTCS है जनरलाइज्ड में सीजर, वहाँ पे जो मायोक्लोनिक सीजर है ना, वो भी तो एक जनरलाइज सीजर है। मायोक्लोनिक सीजर, MS मतलब मायोक्लोनिक सीजर। ये जो सीजर है, यहाँ पे भी सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ किया जाता है, कैल्शियम और सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ किया जाता है, लेकिन एज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर कार्बामाजिपिन यूज़ नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं। बाकी दोनों यूज़ किया जा सकता है, लैमोट्रिजिन, टोपिरामेट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कार्बामाजिपिन यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन मायोक्लोनिक सीजर का जो कंडीशन, ये कंडीशन को कार्बामाजिपिन और भी बुरा करता है, वर्सन्स दिस कंडीशन, ओके। इस वजह से एज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर कार्बामाजिपिन और फेनिटोइन मायोक्लोनिक सीजर में यूज़ नहीं होता है। लैमोट्रिजिन और टोपिरामेट, ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब साइड इफ़ेक्ट है, यूज़ तो पढ़ लिए। अभी साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या आता है कार्बामाजिपिन का, मेनली वहाँ पे देखे थे हाइपर सेंसिटिविटी। अब देखो, उसका निमोनिक्स क्या है, हेड्स साइड इफ़ेक्ट का, जिसमें H फॉर हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या क्या आता है, एक तो आता है इओसिनोफिलिया, ये एक हाइपर सेंसिटिविटी है। एग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब ग्रैन्युलोसाइट जो होता है WBC का,
WBC में जो ग्रेनुलोसाइट होता है, ग्रेनुलोसाइट, इसका प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो जाता है तो एग्रेनुलोसाइटोसिस, तो ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है। ये कोई हल्का पतला, मतलब WBC का काउंट अगर कम हो जाता है ग्रेनुलोसाइट का, वो कोई छोटा मोटा साइड इफेक्ट नहीं है। इसके वजह से वो इन्फेक्शन की वजह से मारा जा सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक सोर थ्रोट ऐसा कुछ। सोर थ्रोट मतलब वही एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये अगर ब्लड में WBC का काउंट अगर कम होता है तो ऐसा कुछ सिम्टम्स हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, जिसमें से एग्रेनुलोसाइटोसिस एक टाइप का इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा क्या है, देखो, A फॉर एटैक्सिया, A फॉर एप्लास्टिक एनीमिया। इसके पहले फेनिटोइन पढ़े थे, कार्बामाजिपिन के पहले, वहाँ पे भी एक टाइप का एनीमिया होता था, लेकिन वो था फेनिटोइन में, क्या था, फेनिटोइन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फेनिटोइन एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी एक कार्बामाजिपिन सोडियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन वहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एनीमिया होता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है। D फॉर डाइप्लोपिया, जिसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है। डाइप्लोपिया मतलब डबल विजन, डबल विजन। S फॉर स्प्लिनोमेगली, और सबसे खतरनाक हमारा हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर SJS मतलब स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। अगर जीन में, हमारा जीन में HLA-B 1502 HLA-B 1502 ये जीन अगर प्रेजेंट है, ये वाला एलील अगर प्रेजेंट है, तो उसमें कार्बामाजिपिन लेने से SJS होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो क्या हो गया, H फॉर हाइपोनेट्रीमिया, जो कि एक मतलब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, डिक्रीज्ड सोडियम कंसेंट्रेशन। डाइल्यूशन मतलब वाटर मेटाबॉलिज्म, वाटर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका कंसेंट्रेशन, वाटर कंसेंट्रेशन। हाइपर सेंसिटिविटी उसमें आता है, ईओसिनोफिलिया, ग्रेनुलोसाइटोसिस। अच्छा, इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, देखो क्लोजापाइन नाम के एक ड्रग होता है जिसके साथ कभी भी कार्बामाजिपिन को ऐड नहीं किया जा सकता। क्लोजापाइन प्लस कार्बामाजिपिन, इसको, इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए करना नहीं चाहिए क्योंकि क्लोजापाइन भी उसका साइड इफेक्ट ग्रेनुलोसाइटोसिस है। अगर दोनों अगर मिक्स किया जाता है तो सीवियर चांसेस होता है, मतलब बहुत हाई चांस होता है सीवियर ग्रेनुलोसाइटोसिस का, जो कि एक फैटल थ्रेटनिंग का, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों एक साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, ये कंट्राइंडिकेशन होता है क्लोजापाइन के साथ। अच्छा, ये हो गया कार्बामाजिपिन का। दूसरा अभी सोडियम चैनल ब्लॉकर का है लैमोट्रिजिन। देखो कार्बामाजिपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ एक ही था, सिंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, सोडियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन लैमोट्रिजिन सोडियम चैनल ब्लॉक के साथ साथ कैल्शियम चैनल भी ब्लॉक कर सकता है, इसलिए इसे एज अ सेकेंड लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन इन एब्सेंस सीजर में यूज़ किया सकता है, क्योंकि GTCS में फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ किया ही जा सकता है। क्योंकि देखो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या क्या है, GTCS, क्योंकि यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर भी चाहिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी चाहिए। ये अकेला ड्रग दोनों काम कर रहा है, इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है ये। मायोक्लोनिक सीजर में ये देखो पहला वाला हम ड्रग पढ़ रहे हैं जो मायोक्लोनिक सीजर में यूज़ किया जा सकता है एज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसके पहले दो पढ़े थे सोडियम चैनल ब्लॉकर, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, जो मायोक्लोनिक सीजर में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इस कंडीशन को और भी ख़राब कर देता है। दूसरा पार्शियल सीजर में तो यूज़ किया ही जाएगा क्योंकि ये एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, मेनली लैमोट्रिजिन एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है। इसका सेकेंडरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एंड ग्लूटामेट इफेक्ट। डिक्रीज ग्लूटामेट इफेक्ट मतलब ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको अगर डिक्रीज किया जाता है तो एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें ब्लॉक हो जाएगा, वो हमारा मसल तक आ ही नहीं पाएगा। इसके लिए मतलब इस वजह से जो हमारा इसका सिम्टम होता है लाइक इनवॉल्यूंटरी जो होता है, इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये नहीं होगा, ये सिम्टम नहीं होगा, इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा लैमोट्रिजिन में। देखो लैमोट्रिजिन का मेन 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उसके साथ ये फर्स्ट लाइन में यूज़ होने के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये सेफ़ इन प्रेगनेंसी। अगर
कोई प्रेगनेंसी में अगर ये तीन मतलब कोई डिजीज़ लेके एपिलेप्सी का डिसऑर्डर लेकर के वो प्रेग्नेंट होता है और वहाँ पे अगर कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अगर यूज़ किया जाता है जो सेफ होता है प्रेगनेंसी में, उनमें से एक लैमोट्रिन, क्योंकि इसका प्रेगनेंसी में क्या होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट, डिक्रीज टेराटोजेनिक इफेक्ट, टेराटोजेनिक मतलब फीटस में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा, डेवलपमेंट मतलब फॉर्मेशन डिसऑर्डर, हाँ, टेराटोजेनिक इफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा हम कोई कॉम्प्लेक्स सीजर डिसऑर्डर लाइक लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम, LGS, BPD मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट ये है कि इसको अगर IV रूट में अगर देना है लैमोट्रिजिन को तो उसमें कभी बोलस में नहीं देना चाहिए। IV रूट में लैमोट्रिजिन को बोलस में कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका एक तो चांस है साइड इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी का, जो कि एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम अगर IV बोलस में दिया जाता है तो उसका चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए लैमोट्रिजिन कभी इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसका IV बोलस में देने से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम डेवलप करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट है एटाक्सिया, डिप्लोपिया, जो कि मोस्ट ऑफ द एपिलेप्टिक जो ड्रग होता है उनका टॉक्सिसिटी को डिफाइन करता है। ये दोनों साइड इफ़ेक्ट, मतलब ये दोनों साइड इफ़ेक्ट अगर आ जाता है डिप्लोपिया एंड एटाक्सिया कोई पेशेंट को, तो मतलब ये इंडिकेट करना चाहिए वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग टॉक्सिक रेंज में चला गया है। नोजिया वोमिटिंग तो कॉमन ही है, और SJS स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तो इसका हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर मतलब साइड इफ़ेक्ट है। लास्ट ड्रग जो है टोपिरामेट, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। टोपिरामेट मेनली एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, क्योंकि मेनली एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है इसलिए ये पार्शियल सीजर में यूज़ किया जाता है। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होने की वजह से इसको GTCS और मतलब सोडियम और कैल्शियम दोनों चैनल ब्लॉकर है, इसलिए GTCS में भी यूज़ किया जा सकता है। और LGS एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डिसऑर्डर है, मतलब कॉम्प्लेक्स सीजर डिसऑर्डर, जहाँ पे हम टोपिरामेट को यूज़ कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात टोपिरामेट का, जितने भी सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं उनमें से टोपिरामेट को प्रीफर किया जाता है इन माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में। माइग्रेन, क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का साइड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से उन लोगों को प्रेफर नहीं किया जाता है। इनमें से टोपिरामेट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, मोस्ट प्रेफर एंटी एपिलेप्टिक इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। अल्कोहल डिपेंडेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। ओबेसिटी, अब देखो ओबेसिटी में टोपिरामेट को क्यों यूज़ किया जा सकता है। टोपिरामेट का साइड इफेक्ट होता है वेट लॉस, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है वेट लॉस, इसीलिए इसका एज ए एडवांटेज हम यूज़ करते हैं इन ओबेसिटी टोपिरामेट को। अब इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं। अभी तो यूज़ देख लिया, क्योंकि ये इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो सोडियम चैनल के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉक करता है। उसके साथ देखो थर्ड मैकेनिज्म क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन करके क्या होगा, डाययूरेटिक इफेक्ट आता है, डाययूरेटिक इफेक्ट, ओके। और इसके साथ ग्लूटामेट रिसेप्टर भी ये ब्लॉक करता है। लेकिन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर अगर होगा तो हमारे बॉडी में उसका साइड इफेक्ट आता है। जो जितने भी सारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग है, ये तो मेनली कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर नहीं, ये मेनली एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सोडियम और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन इसका थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है जो कि एक सेकेंडरी है, जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन, जिसके वजह से ये उसका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन की वजह से जो कॉमन साइड इफेक्ट आता है वो तो ये डेवलप करेगा ही। उनमें से क्या आता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नेफ्रोलिथियासिस और हाइपोहाइड्रोसिस। इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब ब्लड का pH डिक्रीज हो जाना, नेफ्रोलिथियासिस मतलब रेनल स्टोन फॉर्मेशन, हाइपोहाइड्रोसिस मतलब डिक्रीज स्वेटिंग, ज़रूरत से कम स्वेट होना, हाइपोहाइड्रोसिस। इसके साथ वेट लॉस, तो इसका साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से हम पढ़े कि इसको ओबेसिटी में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट वेट लॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका टोपिरामेट का, सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो, क्योंकि हमारा आई में कोरोइड होता है, कोरोइड का एक लेयर होता है, कोरोइडल लेयर, उसका एक ये ईडिमा करता है। कोरोइडल ईडिमा अगर होगा तो क्या होगा, कोरोइड के सामने रहता है एक लेंस, ओके। कोरोइड का देखो, अगर इसको अगर आई को अगर हम ड्रॉ करेंगे रफ में, यहाँ पे कोरोइड का लेयर है और यहाँ पे रहता है लेंस, कोरोइड के मतलब ऐसे, इसके सपोर्ट ये लेंस, ये एंटीरियर चेंबर, ये पोस्टीरियर चेंबर।
इसको अगर इडिमेटस करेगा तो लेंस को ऐसा होता है कि लेंस सामने पुश फॉरवर्ड होता है। एक तो एंटीरियर चेम्बर का साइज़ मतलब बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है पोस्टीरियर चेम्बर के मतलब मुकाबले में। अब एंटीरियर चेम्बर अगर ये लेंस अगर सामने फॉरवर्ड अगर पुश हो जाएगा, अगर पुश किया जाता है तो एंटीरियर चेम्बर और भी छोटा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, अगर लेंस आगे आ जाता है तो ये एंगल और भी कम हो जाता है, छोटा। एंगल छोटा होने से क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ से एक्वस का आउटफ्लो होता है। अगर ये लेंस सामने अगर प्रोपागेट कर मतलब इसको मूव किया जाता है तो ये अगर ये जो एंगल है छोटा हो जाता है, इसके वजह से इसका एक्वस का आउटफ्लो बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से क्या हो सकता है, सामने यहाँ पे एक्वस चेम्बर में एक्वस नाम के एक लिक्विड रहता है, उसका अमाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि वो कंस्टेंटली प्रोड्यूस होता है यहाँ से, यहाँ पे एंटीरियर चेम्बर में। अब कंस्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है, उसका अगर आउटफ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। अगर एक्यूमुलेट करेगा तो क्या होगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो डिजीज़ होता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोमा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स, पैथोलॉजी जो डेवलप होता है आई में, जैसे पेन होता है आई में, रेट्रोऑर्बिटल पेन, उसके साथ ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सब ग्लूकोमा के साइन एंड सिम्टम है। जो कि एक यहाँ पे देखो जिसे बोलते हैं सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इस डिजीज़ को स्पेसिफिकली बोला जाता है टोपिरामेट इंड्यूस्ड सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। देखो, ब्लॉक्स द एंगल एंड इम्पेयर्स द आउटफ्लो ऑफ शैलो एंटीरियर चेम्बर। इसीलिए देखो क्या होता है, किसी में ये चांसेस कम होता है, जिनके एंटीरियर चेम्बर का डेप्थ ज़्यादा होता है, मतलब उसका साइज़ बड़ा हुआ होता है, उनको अगर टोपिरामेट देंगे तो उनके लिए वो सेफ़ है। लेकिन किसी का क्या होता है, एंटीरियर चेम्बर का साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर जो एक तो छोटा है एंटीरियर चेम्बर का उन लोगों के में, और भी अगर छोटा हो जाएगा टोपिरामेट देने की वजह से, फिर तो चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होने का। तो इसीलिए टोपिरामेट प्रेस्क्राइब करने से पहले एक ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। पहले उसका ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसका एंटीरियर चेम्बर शैलो है या नहीं, वो देखने के बाद टोपिरामेट प्रेस्क्राइब किया जाएगा, नहीं तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो जाएगा। तो ये था सोडियम चैनल ब्लॉकर का टॉपिक। जो 3 ड्रग हमने इसमें पढ़े, लैमोट्रिजिन, टोपिरामेट और क्या है, कार्बामाज़ेपिन, ये तीनों। और इसके बाद के वीडियो में हम जानेंगे एड ऑन ड्रग्स क्या होता है, जो हम हमारा एक्शन पोटेंशियल को प्रोपेगेट करने में ब्लॉक लगाता है, जो सारे ड्रग्स, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।